रिसेंटली 29 दिसंबर 2024 को साउथ कोरिया में एक डेडली प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 175 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। ये साल 2024 की डेडलीस्ट एविएशन डिजास्टर थी। अब इस प्लेन क्रैश का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि प्लेन के लैंडिंग गियर डाउन नहीं थे, जिस वजह से प्लेन ने बेली लैंडिंग करी थी और एयरपोर्ट पर स्किड करता हुआ सामने एक कंक्रीट वॉल से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और उसी के चलते इतनी सारी कॉज़ैलिटीज हुई। अब प्लेन के क्रैश होने का मेन रीजन था उसके लैंडिंग गियर का डाउन ना होना, और ऐसा क्यों है इसके इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। हालांकि अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। सबसे मेजर कॉज बर्ड स्ट्राइक को बताया जा रहा है, जिस वजह से प्लेन में मैलफंक्शनिंग हो गई। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि सिर्फ बर्ड अटैक से तीनों लैंडिंग गियर फेल नहीं हो सकते और इसके पीछे कुछ और ही रीजंस हैं। अब एक और नोट करने वाली बात यह है ना कि भले ही लैंडिंग गियर डाउन नहीं थे, लेकिन फिर भी पायलट्स ने प्लेन को परफेक्टली बेली लैंड किया था और प्लेन लैंड करने के बाद फुल्ली इंटैक्ट था। अगर सामने वॉल नहीं होती तो शायद इतनी कॉज़ैलिटीज नहीं होती, क्योंकि वॉल में टकराने से ही प्लेन में आग लगी थी। अब देखो, नॉर्मली ना रनवेज के एंड पर ऐसी कोई भी वॉल नहीं होती है, तो फिर मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये वॉल क्यों बनाई गई थी? आखिर क्या है जेजू एयर फ्लाइट 2216 की पूरी स्टोरी, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, जो एयरक्राफ्ट इस फ्लाइट में क्रैश हुआ था वो एक बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट था, जिसमें अराउंड 189 पैसेंजर्स को कैरी करने की कैपेसिटी थी। ये पहली बार साल 2009 में उड़ा था और तब इसको रायनेयर एयरलाइंस ने एक्वायर कर लिया था। 8 साल यूज करने के बाद 19 अगस्त 2017 को उन्होंने इसे जेजू एयरलाइंस को लीज पर दे दिया। जेजू एयरलाइंस एक साउथ कोरियन एयरलाइंस है जो साल 2005 में स्टार्ट हुई थी। तो पिछले साल से अब तक इस प्लेन ने 2136 फ्लाइट्स कंप्लीट की थी, जिसमें से 747 डोमेस्टिक और 1389 इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी। ये एक रेगुलर चलने वाली फ्लाइट थी जो हर वीक में 4 बार बैंकॉक और मुआन के बीच फ्लाई करती थी। हालांकि ये सर्विस अभी भी सिर्फ 20 दिन पहले 8 दिसंबर को ही शुरू हुई थी। तो इस क्रैश के 48 घंटे पहले इस एयरक्राफ्ट ने 13 फ्लाइट्स कंप्लीट करी थी और फ्लाइट्स के बीच में जो 28 मिनट्स का ब्रेक मिलता था ना, उसी में एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस किया जाता था। अब उस दिन एयरक्राफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। 29 दिसंबर 2024 रात के 2:28 पर बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। फ्लाइट में 181 लोग थे, जिसमें से 175 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 82 मेन और 93 वुमेन्स थे। 175 में से सिर्फ 2 पैसेंजर्स थाईलैंड से थे, बाकी 173 लोग साउथ कोरियंस थे। ओल्डेस्ट पैसेंजर 1946 की बर्थ डेट का था और यंगेस्ट पैसेंजर एक 3 साल का बच्चा था। 5 पैसेंजर्स 10 से कम के एज के थे। अब इस फ्लाइट के कैप्टन साल 2019 से जेजू एयर के एम्प्लॉइज थे और उन्हें 6820 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस भी था। फर्स्ट ऑफिसर को भी 1650 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अब ज्यादातर पैसेंजर्स बैंकॉक से एक 5 डे क्रिसमस पैकेज टूर करके वापस लौट रहे थे, जिसमें कई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सिविल सर्वेंट्स भी शामिल थे। इस पूरी फ्लाइट के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और करीब 6 घंटे बाद सुबह के 8:54 पर प्लेन साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंच जाता है और पायलट्स लैंडिंग की प्रिपरेशंस करने लगते हैं। तभी 8:57 पर फ्लाइट को मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक पोटेंशियल बर्ड स्ट्राइक की वार्निंग मिलती है और इसके 1 मिनट बाद ही कुछ ऐसा होता है कि फ्लाइट के पायलट्स को इमरजेंसी सिग्नल जारी करना पड़ता है। अब इस बीच फ्लाइट के अंदर क्या हुआ ये कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा अभी भी रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस बीच फ्लाइट पर बर्ड स्ट्राइक हुआ होगा, जिसकी वजह से एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया होगा और पायलट्स ने ये इमरजेंसी सिग्नल दिया होगा। खैर, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन सुबह के 9 बजे पायलट्स इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैंडिंग गियर डाउन नहीं होता। वो बिना लैंड किए ही रनवे से आगे निकल जाते हैं। अब उन्हें रनवे की तरफ वापस टर्न होकर ऑपोजिट साइड में लैंडिंग करनी थी। 1 मिनट बाद सुबह के 9:01 पर उन्हें ऑपोजिट साइड में लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे 2800 मीटर्स लंबा है और प्लेन 1/3 रनवे को क्रॉस करके ग्राउंड पर लैंड करता है। लेकिन इस बार भी लैंडिंग गियर डाउन नहीं होता और पायलट्स बिना लैंडिंग
लैंडिंग गियर के बेली लैंडिंग करते हैं, जो ठीक तरह से एग्जीक्यूट भी हो जाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हो कि प्लेन जब लैंड हुआ तो लैंडिंग गियर डाउन नहीं थे, पर प्लेन रनवे से अलाइंड थे और वो वन पीस में ही था। वो रनवे पर कुछ दूर स्लाइड होता है और पायलट्स ने यही सोचा होगा कि कुछ दूर स्लाइड होने के बाद प्लेन नेचुरली स्लो डाउन हो जाएगा और रुक जाएगा, बट उन्हें शायद ये ध्यान नहीं रहा होगा कि उनके आगे एक कंक्रीट वॉल भी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लेन स्लाइड होता हुआ सीधा कंक्रीट वॉल में टकरा जाता है, जिसके 1 सेकंड के अंदर ही प्लेन में आग लग जाती है और प्लेन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। अंदर जो भी लोग इंपैक्ट के बाद जिंदा बच गए होंगे ना, वो मोस्ट प्रोबेबली आग में ही फंस गए होंगे। अब 181 लोगों में सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स ही जिंदा बच पाए थे, क्योंकि वो प्लेन के टॉल एरिया में लास्ट की 2 सीट्स पर बैठे हुए थे और जिस पार्ट में वो बैठे थे सिर्फ वही क्रैश के बाद इंटैक्ट रह पाया था, क्योंकि क्रैश के बाद प्लेन यहां से टूट गया था। बाकी प्लेन के मिडिल पार्ट और फ्रंट पार्ट पूरी तरह से आग में जल गए थे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA के डेटा के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो एरोप्लेन्स में रियर सीट्स पर बैठने वालों का फैटेलिटी रेट 32% है, जबकि मिडिल सीट्स वालों का 39% और फ्रंट सीट्स वालों का 38% होता है। तो यही रीजन था कि 2 लोग जो बिल्कुल पीछे बैठे थे ना, वो बच गए थे। अब बचने वालों में एक 32 इयर्स का मेल है जिसका नाम ली है और एक 25 इयर्स की फीमेल है जिसका नाम क्वॉन है। दोनों को मोक्पो सेंट्रल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ली का लेफ्ट शोल्डर फ्रैक्चर्ड है और हेड में माइनर इंजरी हुआ है, जबकि क्वॉन को एब्डोमिनल पेन हो रहा है और उसका एंकल फ्रैक्चर्ड है। अब दोनों को शॉक की वजह से क्रैश के दौरान का ज्यादा कुछ याद नहीं है। बाकी लोगों की बॉडीज की रिकवरी का काम अभी भी चल रहा है, जिसके लिए 1500 इमरजेंसी पर्सनल को डिप्लॉय किया गया है। अब फायर फाइटर्स का कहना है कि कुछ बॉडीज क्रैश साइट से 100-200 मीटर दूर फैली हुई है। सभी बॉडीज की हालत बहुत ही खराब है। मोस्ट ऑफ द बॉडीज के कुछ रिमेन्स ही मिल रहे हैं जो जले हुए हैं। अब इन बॉडीज को आइडेंटिफाई किया जा सके, इसके लिए पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर्स का DNA सैंपल लिया जा रहा है और अब तक 174 बॉडीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। क्रैश के बाद जेजू एयरलाइंस की फ्लाइट्स की बुकिंग कैंसिलेशंस बढ़ गई है। 30 दिसंबर तक 33,000 डोमेस्टिक फ्लाइट रिजर्वेशंस और 34,000 इंटरनेशनल फ्लाइट रिजर्वेशंस कैंसिल कर दी गई है। हालांकि एयरलाइंस ने विक्टिम्स और उनकी फैमिली से माफी मांगी है और कंपनसेशन और फ्यूनरल कॉस्ट को कवर करने को कहा है। गवर्नमेंट ने मुआन को एक स्पेशल डिजास्टर जोन डिक्लेयर कर दिया है और 7 जनवरी तक एयरपोर्ट क्लोज रहेगा। साउथ कोरिया में 7 डेज का मॉर्निंग पीरियड भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर ये डिजास्टर हुआ कैसे? आखिर क्यों 2 बार लैंडिंग की कोशिश करने के बाद भी प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन नहीं हुआ? क्योंकि अगर लैंडिंग गियर डाउन होता तो ये एक नॉर्मल लैंडिंग हो सकती थी। अब इसका एक रीजन बर्ड स्ट्राइक को बताया जा रहा है। दरअसल जो मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बर्ड स्ट्राइक के मामले में साउथ कोरिया का मोस्ट प्रोन रीजन है। वहां बर्ड स्ट्राइक रेट 0.09% है, जो बाकी साउथ कोरियन एयरपोर्ट से ज्यादा है। इस क्रैश के पहले साल 2019 से अब तक वहां पर बर्ड स्ट्राइक के 10 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब अगर आप मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन को देखेंगे तो वो कई सारे बर्ड हैबिटेट्स और फीडिंग ग्राउंड्स के पास में बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कई माइग्रेटरी बर्ड्स भी मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बने बर्ड हैबिटेट्स में आते हैं, जिस वजह से वहां बर्ड स्ट्राइक का खतरा बढ़ जाता है। जब किसी बर्ड और एयरक्राफ्ट का कोलिजन होता है तो उसको बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। इस दौरान अगर कोई बर्ड एयरक्राफ्ट के इंजन में फंस जाता है तो इंजन्स जैम हो सकते हैं और वो काम करना बंद कर सकते हैं। अब ऐसा होने पर मोस्ट ऑफ द टाइम पायलट्स को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है और ये चीज अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में ज्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम बर्ड्स मोस्ट एक्टिव होते हैं। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है और सिर्फ यूके में साल 2022 में 1400 बर्ड स्ट्राइक्स रिपोर्ट की गई थी। हालांकि मोस्ट ऑफ द बर्ड स्ट्राइक्स का प्लेन पर कुछ भी असर नहीं हुआ था और सिर्फ 100 स्ट्राइक से ही प्लेन्स पर कुछ इफेक्ट पड़ा था। साल 2009 में यूएस एयरबस A320 प्लेन ऐसे ही बर्ड्स के ग्रुप से कोलाइड हो गया था और प्लेन के इंजन्स ने वर्क करना बंद कर दिया था। तब पायलट्स को हुडसन रिवर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। सभी 155 पैसेंजर्स की जान बच गई थी, लेकिन इससे बर्ड स्ट्राइक का डेंजर दुनिया के सामने आ गया था। अब साउथ कोरिया के इस प्लेन क्रैश में भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि क्रैश से पहले एक पैसेंजर ने अपने एक रिलेटिव को मैसेज भेजा था कि प्लेन के विंग में एक बर्ड फंस गया है और प्लेन लैंड नहीं कर सकता। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना कुछ और है। जोफ्री थॉमस जो एक एविएशन एक्सपर्ट है ना, उनका कहना है कि बर्ड स्ट्राइक्स
कॉमन चीज है, लेकिन वो नॉर्मली कभी एक प्लेन क्रैश का रीजन नहीं बन सकते। अब लैंडिंग गियर डाउन क्यों नहीं हुआ था, इस पर चीफ इंजीनियर फेलियर एनालिस्ट यूजीन एब्रामोविच ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि बर्ड अटैक के बाद अगर प्लेन का इंजन काम करना भी बंद कर दे और प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम काम ना करे, तब भी प्लेन्स में एक मैकेनिज्म होता है जिसके तहत पायलट्स कुछ सेट ऑफ लीवर्स को मैन्युअली खींचकर लैंडिंग गियर्स को ड्रॉप कर सकते हैं, और ये सभी एरोप्लेन्स में होता है। If you don't have the hydraulics, there is a mechanism inside the cockpit which can drop the landing gear by gravitation. The pilot should just pull a couple of levers, and this is typical in many airplanes, and definitely this plane has. तो फिर इस प्लेन के पायलट्स ने उस मैकेनिज्म का यूज करके लैंडिंग गियर को ड्रॉप क्यों नहीं किया? मे बी वो इंजन फेल होने की वजह से प्लेन को स्टेबल रखने में बिजी थे, या फिर पैनिक में आने की वजह से उन्हें याद ही नहीं रहा। अब चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन लैंडिंग गियर का डाउन ना होना ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर सेफ्टी एक्सपर्ट डेविड लेमाउंट का कहना है कि अगर वो वॉल यहाँ पर नहीं होती ना, तो प्लेन थोड़ी देर में अपने आप स्लो हो जाता और शायद एक भी कॉज़ैलिटी नहीं हुई होती। पायलट क्रिश्चियन बैकर्ट का भी यही कहना है कि ये एक अनयूजुअल चीज है। नॉर्मली आपको किसी भी रनवे के एंड में कोई भी वॉल नहीं मिलेगी। एविएशन एनालिस्ट कैप्टन रॉस का कहना है कि सिर्फ उस वॉल की वजह से वो लोग मर गए थे। साउथ कोरिया न्यूज एजेंसी योनहाप का कहना है कि उस कंक्रीट वॉल में एक नेविगेशन सिस्टम था जो प्लेन्स को रनवे पर लैंड करने में और से अलाइन रहने में हेल्प करता था। हालांकि इसके लिए कंक्रीट की जगह किसी लाइट मटेरियल का यूज किया जाना चाहिए था जो इंपैक्ट पर इजीली ब्रेक हो जाए। मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि रनवे का डिजाइन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को मैच नहीं करता, जिसके तहत रनवे के एंड में 300 मीटर तक कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, जबकि इस केस में वो वॉल 250 मीटर दूर ही थी। साउथ कोरिया एयरपोर्ट पॉलिसी के डायरेक्टर जनरल किम होंग राक ने इस बारे में कहा है कि वो रिलेवेंट रेगुलेशंस को रिव्यू करेंगे। अब बाकी डिटेल्स तभी सामने आएगी जब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को एनालाइज किया जाएगा। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या वो कंक्रीट वॉल ही इतनी सारी कॉज़ैलिटी का मेन रीजन था, या फिर यहाँ पर कहानी कुछ और थी? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। खैर, चाहे जो भी हुआ हो, जिन भी लोगों की जान इस इंसिडेंट में गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस इंसिडेंट के बारे में पता चले। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है बांग्लादेश से उड़ी एक ऐसे फ्लाइट के बारे में जो नेपाल में जाके लैंड करने वाला था। अब ये फ्लाइट बहुत ही नॉर्मल सी थी, ये रेगुलरली उड़ती थी, इसलिए वो रोजमर्रा की तरह उस दिन भी उड़ रही थी। लेकिन उस दिन उस फ्लाइट के पायलट के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण से वो प्लेन क्रैश हो जाता है। अब आखिर वो क्या रीजंस था, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।